जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ एएसआई एचसीएम का जो जीके का मॉक टेस्ट है उसका एक और साइट नंबर 19 है। ये 18 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं सीआरपीएफ के लिए, तो आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत डिटेल में कवर करता हूँ क्वेश्चनों को, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आपने जाने की व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन करा दीजिएगा। तो और अपना जो भी मतलब आपको जाने का वो है अपना सेंटर आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। दोस्तों प्रशांत महासागर में कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो यहाँ पे सबसे जवाब होगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, योकोहामा, संघाई और सिडनी ये सब प्रशांत महासागर के बंदरगाह हैं, लेकिन रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है और ये अटलांटिक महासागर में आता है। कौन से महासागर में, तो अटलांटिक में आता है, आप इसको याद रखना। ठीक है, अटलांटिक महासागर। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर में एक खाई है जो आपको याद रखना है, वो है आपका मेरियाना। ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है। तो मेरियाना ट्रेंच ये कौन से महासागर का हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। रियो डी जेनेरियो ये अटलांटिक महासागर में आता है। क्लियर, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब है इसका कि हवा से ईंधन भराई, हवा में ही ईंधन की भराई कर दी जाती है वायुयान में के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। दोस्तों सुखोई जो हमारा मतलब विमान है हमारा सुखोई, और ये हमने रशिया से बोरो किया था, ये भी आप याद रखना। तो ये हमने मतलब कितनी मारक क्षमता है इसकी दोस्तों, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जहाज को, पनडुब्बी को, विमान को या विमान से ज़मीन से लॉन्च हो सकती है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ब्रह्मोस की जो क्षमता है वो 1500 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसके बारे में। और आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें 2 नदियों का नाम है। ठीक है, ये 2 नदी कौन कौन सी हैं, देखो ब्रह्मोस में ब्रह्म नदी है, ब्रह्मपुत्र, और मोस मतलब मॉस्का। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी ये दोनों नदियां एक भारत की है और एक आपकी रूस की है। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस मिलकर बनाते हैं। ठीक है, भारत और रूस में बहने वाली नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी की वाव या क्वीन स्टेप बेल ये किस नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विरासत है। दोस्तों रानी की वाव या रानी की बावड़ी ये आपको गुजरात में मिलेगी, पाटन जिले में, और ये स्थित आपकी सरस्वती नदी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में, गुजरात में। ठीक है, याद रखना, सरस्वती नदी पर स्थित है गुजरात में। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में यूनेस्को की कितनी धरोहर है, तो 40 है। जो 40 धरोहर है वो है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, ये आपका जो खजुराहो के स्मारक है उसी में एक मंदिर है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, यशोवर्मन ने। ऑप्शन ए, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के स्मारक में है और इसका निर्माण 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, और कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आप याद ना। आप हाँ जनरली आप बता सकते हैं महादेव शिव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं, सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं, मतलब ऑप्शन बी। ये तो आपने पढ़ा होगा जब आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा कि प्रकाश की कोई कण किसी तरह तल पर टकराएगी तो इस तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे आप अगर अभिलंब डालें तो ये वाला अभिलंब क्या है आपका, सब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत, पहले तो आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में जो कर होता था उसको बोलते थे खराज।
दिल्ली सल्तनत में शरीयत के आधार पर मतलब जो व्यवस्था थी वो आधारित थी, और इसमें जो मतलब कर था वो उसमें था आपका एक खराज, और खराज के अलावा आपका जजिया था, जक़ात था, खुम्स था, कई सारे थे, लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार खराज था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी, याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे ये कब हुए थे? तो आपका सही जवाब होगा जुलाई 1946 में। भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था, आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो संविधान सभा थी कौन से प्लान के तहत बनी थी, तो आप याद रखिएगा भारत की संविधान सभा एक प्लान था कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी, आप याद रखना, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, और संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, टोटल 389 थे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल है, ये कहाँ पर है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। कौन से? मूंगा की चट्टान है, ठीक है। प्रवाल द्वीप मिलते हैं यहाँ पे। तो ये किस देश में है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये क्वींसलैंड में आती है, ये भी आप याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी क्षेत्र है इसका, तो क्वींसलैंड में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद अनुच्छेद मतलब यहाँ पे अनुच्छेद भरना है, कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में है, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी का जो दंडादेश है उसको निलंबन कर सकता है, प्राणदंड को स्थगन कर सकता है, राहत या माफ़ी प्रदान कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति का मतलब शक्ति है, समाधान शक्ति, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति की जो मतलब बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 35, इसमें कहा गया सर्प नौका दौड़ या स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की अनूठी विशेषता है? दोस्तों सर्प नौका दौड़ इसको बोलते हैं बल्लम कल्ली। सर्प नौका दौड़ को बल्लम कल्ली कहा जाता है, और बल्लम कल्ली ओणम के अवसर पर होती है वेम्बनाड झील में। तो ओणम के अवसर पर ये नौका दौड़ आयोजित की जाती है। किस राज्य की बात हो रही है? तो केरल में। तो दोस्तों केरल में ओणम त्योहार के अवसर पर बल्लम कल्ली नाम की एक नौका दौड़ आयोजित होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आमतौर पर ये हर साल होगी, और ये अगस्त या सितंबर के बीच होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ओणम। अगले प्रश्न की ओर, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दोस्तों सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो मिला था, ये अप्रैल 2022 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत में पहला जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था उन्हें ये दिया गया। अच्छा, मोदी जी की ना एक किताब आप याद रखना, एग्ज़ाम वॉरियर, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। तो कभी आपसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है, दोस्तों एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 100% गोल्डन 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला जिला जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत बोलते हैं, इसके तहत जो मतलब गोल्डन कार्ड बांटे हैं वो बना है। तो इसका सही जवाब होगा सांबा जिला। सांबा जिला वो है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये आप याद रखना कि सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला है। मतलब इस जिले में जितने भी परिवार हैं सबके पास प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो कार्ड बनाए हुए हैं वो सबके पास पहुंच चुके हैं। तो सांबा जिला ये जम्मू कश्मीर का, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। दोस्तों एक विद्युत सेल में जो प्रतीक होता है मोटी छोटी रेखा, ये क्या बताती है? तो इसका सही जवाब होगा ये ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन बी, ऋणात्मक टर्मिनल को बताती है, याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न आपका,
क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों क्वाड की जो बैठक हुई थी मई 2022 में हुई थी और ये हुई थी टोक्यो में। क्वाड की बैठक टोक्यो में हुई थी, ये भी आप याद रखें। जापान की राजधानी टोक्यो है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि क्वाड जो है दोस्तों ये किसमें कितने देश हैं, तो क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है, पहले तो इनकी संख्या याद रखें। कौन कौन से 4 देश हैं? एक अमेरिका है, बेवफा देश है बहुत ज़्यादा। जापान है, अमेरिका, जापान, अपना प्यारा भारत, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये आपके 4 देश हैं जो क्वाड का हिस्सा हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलो आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ। ये तो क्वाड हो गया। एक संगठन और बना था अभी और इस संगठन का नाम था I2U2। I2U2 इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन संख्या 39 का सही होगा टोक्यो। क्वाड नेताओं की बैठक टोक्यो में हुई थी, ये आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 40। क्वेश्चन संख्या 40 क्या कहा गया? सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल जो खेले गए हैं वो आपके गुजरात में खेले गए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में खेले गए और इनका शुभंकर था साबज। साबज जो कि एक एशियाई शेर था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में खेले गए थे। गुजरात के 6 शहरों में खेले गए थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो आप बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। और ये खेल दिवस किसकी जयंती होती है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, आप याद रखिएगा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए आपके? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये हमें बताना है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उनको पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जो चमगादड़ होते हैं, जो कुत्ते होते हैं और जो आपकी बिल्ली होती है, ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। और जो आपकी डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन अपने शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों को छोड़ती हुई चलती है। और साथ साथ चमगादड़ भी। तो चमगादड़ है, डॉल्फिन है और आपका व्हेल है, ये सब अपने मार्ग का शिकार का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों को छोड़ती हुई चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा है? दोस्तों सकुराजिमा ज्वालामुखी जो फटा था आपका, ये आपका जुलाई में फटा था 2022 में और ये जापान में स्थित है। तो जापान का एक द्वीप है क्यूशू, क्यूशू में स्थित था ये। तो ये आप याद रखना, सकुराजिमा ज्वालामुखी ये क्यूशू द्वीप पर है और ये अभी हाल ही में फट चुका था। ठीक है। अच्छा, जापान के बारे में ना एक चीज़ याद रखना, जापान का दूसरा नाम क्या है? जापान का दूसरा नाम निप्पन भी है। अगर क्वेश्चन आए कि जापान का अन्य नाम क्या है, निप्पन। और जापान की राजभाषा क्या है? जापानी है, लेकिन इसकी मुद्रा बहुत आती है येन। जापान की मुद्रा येन है और यहाँ की संसद को डायट कहा जाता है। ठीक है, डायट। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक देश लिखा गया है फिलीपींस, इसकी राजधानी काफ़ी आती है एग्जाम में, मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इंडोनेशिया की अभी वर्तमान राजधानी जकार्ता, लेकिन नई चेंज हो जाएगी बाद में। तो अभी के लिए तो जकार्ता ही है। तो इसका सही जवाब है सकुराजिमा ज्वालामुखी, जापान। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों किसने ये सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन ने कहा था कि जो MSP मिलेगा वो उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, ये आप याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना था, तो 2004 में। भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और भारत में 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस भी बनाते हैं। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन ए। 15वें विश्व वानिकी कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था, ये भी आप याद रखना। ये मई में हुआ था, एक्चुअल में मई 2022 में ये हुआ था। अच्छा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन, बहुत आती है एग्जाम में। और इसकी राजधानी को क्या कहा जाता है? सियोल।
तो सियोल इसकी राजधानी और मुद्रा इसकी वॉन है, ठीक है। और दक्षिण कोरिया को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? दक्षिण कोरिया को हम बोलेंगे द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। तो कभी क्वेश्चन आए द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा गया है? तो दक्षिण कोरिया को द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इटली लिखा गया, इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेक्स्ट प्रश्न, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सुदीरमन कप ये किस खेल में होता है? तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, बैडमिंटन। सुदीरमन कप बैडमिंटन के लिए होता है। बैडमिंटन के 2 कप आप और याद, थॉमस कप बहुत आता है आपके एग्जाम में, थॉमस कप। तो थॉमस कप किसके लिए होता है? बैडमिंटन के लिए। और इसके साथ साथ उबेर कप, उबेर कप भी किसके लिए होता है? आपका बैडमिंटन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आए नारंग कप, तो नारंग कप भी बैडमिंटन के लिए होता है, ये भी आप याद रखना। तो ये सुदीरमन कप बैडमिंटन के लिए होता है, बैडमिंटन को शटल भी बोलते हैं, शटल। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगर आपसे पूछा है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6। बैडमिंटन में 1 या 2, या तो 1 या फिर 2, ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कभी कि जो फुटबॉल है, चल फुटबॉल तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला जो वार्षिक क्रिसमस त्यौहार है, ये कब मनाया जाता है? दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो ईसा मसीह थे, भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। अच्छा, क्या भारत में कोई दिवस होता है 25 दिसंबर को? हाँ दोस्तों, भारत में दिवस होता है, उसको बोलते हैं सुशासन दिवस। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, और इसको हम भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्वेश्चन संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, ठीक है। मतलब 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई को। तो इसने कहा है कि यह समाप्त कब हुई थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति जो समाप्त हुई थी वो 20 जून 1858 को ग्वालियर में शांत हुई थी। मतलब इसको खत्म कर दिया गया था 20 जून 1858 को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के वायसराय थे। और एक चीज़ याद रखना, 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था चपाती और कमल का फूल। तो चपाती और कमल का फूल 1857 की क्रांति का क्या था आपका? ये आपका मतलब प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? दोस्तों बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनके सम्मान में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। क्लियर? बंगाल विभाजन का मतलब क्या था? भारत की राष्ट्रवाद की भावना को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों एवरी वोट काउंट्स पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है आपकी नवीन चावला ने। ये आपके चुनाव आयुक्त रह चुके नवीन चावला, ठीक है। तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। क्लियर? अच्छा चलिए, चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है। यदि उसका नाम मतदाता सूची में है तो आप उसको वोट डालने से नहीं रोक सकते। कौन से आर्टिकल में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है? वोट डालने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैविक पार्क कहाँ पर बना है? दोस्तों उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैविक प्रौद्योगिकी पार्क जो बना है ये बना है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है, आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है, ये भी आप याद रखना। और श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर होता है, सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होता है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में जल्दबाजी ना करें। आप मतलब रोड पे जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना हेलमेट वगैरह जो भी आप लग के चलते हैं उसको लगाइएगा, और वाहन चलाने में ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपकी ये जान बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परिवार के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।